नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएचडी गुरुजी में, जहां विषयों की जटिलताओं को सरल भाषा में समझाया जाता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं CUET 2025 की तैयारी के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई 2 साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा और खेलों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलू। इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, जिसमें हम इन महत्वपूर्ण उपविषयों को कवर करेंगे। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों और शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान की भूमिका। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में रुचि, अभिरुचि जिसको कि अभिवृत्ति भी कहते हैं, और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट वन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन मैनेजिंग इमोशंस, स्ट्रेस एंड एग्रेशन, भावनाओं, तनाव और आक्रामकता को नियंत्रित करने में खेलों की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास में टॉपिक है रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों में मनोविज्ञान की भूमिका। लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि एक्चुअली साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस से बना है। साइकी का मतलब सोल होता था, तो साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड कहा गया और धीरे धीरे इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की भूमिका दी गई और तत्पश्चात आधुनिक युग में इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। तो हम साइकोलॉजी को अगर बहुत सरल शब्दों में देखें तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या कहलाया? साइकोलॉजी कहलाया। अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाया। विलियम मैकडॉगल के अनुसार साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, अर्थात यह विज्ञान हमें किसी भी जीव के पूरे व्यवहार को समझने और नियंत्रण करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों में मनोविज्ञान की क्या क्या भूमिकाएं हैं, इस पर बात करते हैं। यह क्यों जरूरी है? इनहेंसिंग परफॉर्मेंस, यह प्रदर्शन को सुधारता है। अब प्रदर्शन को कैसे सुधारता है? हेल्प्स एथलीट स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, उसको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और कंसिस्टेंट निरंतरता बनाए रखता है। टेक्निक्स लाइक विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग एंड सेल्फ टॉक्स बूस्ट परफॉर्मेंस, खिलाड़ी खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है और खुद से बातचीत करके वह प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। इम्प्रूविंग मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को विकसित करना या सुधारना। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। दोनों तरीके से खिलाड़ी अपने ट्रेनिंग और लक्ष्य की ओर कमिटमेंट बनाए रखते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। मैनेजिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इसको हम रिड्यूस भी लिख सकते हैं कि एंजाइटी और स्ट्रेस को ये कम करता है। प्री कंपटीशन एंजाइटी कैन लोअर परफॉर्मेंस, जो कंपटीशन से पहले की चिंता होती है वो परफॉर्मेंस को नीचा कर सकती है, खराब कर सकती है। तो ब्रीदिंग टेक्निक से, रिलैक्सेशन टेक्निक से या एक्सरसाइजेस से और मेंटल रिहर्सल से हम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास खिलाड़ी को फेलियर के डर से बाहर निकालती है, फियर ऑफ फेलियर को कम करती है। मैं यह कर सकता हूं जैसी सोच परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। टीम कोहेशन, कोहेशन का मतलब होता है सामंजस्य और स्टिक टुगेदर, एक साथ रहने की क्षमता। हेल्प्स इन बिल्डिंग बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स, जब टीम में सामंजस्य होगा, समूह सामंजस्य होगा, तो कहीं ना कहीं बेहतर संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगा और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, तालमेल बेहतर होगा। और यदि कम्युनिकेशन और तालमेल बेहतर है तो आप अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हैंडलिंग प्रेशर, मनोविज्ञान का खेलों में अहम योगदान होता है। यह हमें सिखाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में मानसिक दबाव को कैसे संभालना है। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स,
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की, जिसको कि हिंदी में रुचि कहते हैं। मनोविज्ञान में रुचि का अर्थ होता है किसी गतिविधि या विषय की ओर स्वाभाविक आकर्षण या लगाव। उदाहरण के लिए कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद होता है, कुछ को डांस और कुछ को चित्रकारी। ये रुचि हमारे अंदर जन्मजात भी हो सकती है और परिवेश से भी विकसित हो सकती है। तो इंटरेस्ट क्या है? किसी भी विषय वस्तु की ओर स्वाभाविक आकर्षण, वो इंटरेस्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट: इंट्रिंसिक इंटरेस्ट, जिसको कि इंटरनल इंटरेस्ट भी कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट, जिसको कि एक्सटर्नल इंटरेस्ट भी कहते हैं। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट को देख लेते हैं। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है। जैसे कोई बच्चा घंटों क्रिकेट खेलता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। कोई बच्चा गली में जाके बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल खेलता है अपने दोस्तों के साथ। उसको वहाँ पर कोई इनाम नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाकर रोज़ खेलता है, खूब देर तक खेलता है, खूब अच्छे से खेलता है। तो वह क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसका इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है, वहाँ पे उसको मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है उसे। वहीं हम बात करें एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट की, तो जब हम कोई काम इनाम, प्रशंसा या सजा से बचने के लिए करते हैं तो वह एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई इसलिए करता है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके। तो स्कॉलरशिप क्या है? मॉनेटरी कहीं ना कहीं उसको हेल्प हो रही है, मॉनेटरी कहीं ना कहीं उसको इनाम मिलेगा, तो इसलिए वो पढ़ाई करता है। या आप होमवर्क करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको सज़ा ना मिले, पनिशमेंट ना मिले। तो यह होता है एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड को हिंदी में अभिरुचि या योग्यता कहा गया है। सम पीपल कैन पेंट ब्यूटिफुली बट कैन नॉट सिंग। सम आर गुड एट ओरल कम्युनिकेशन बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल एनी मैकेनिकल डिवाइस। These basic differences bring satisfaction to the individual. The reason for the differences is mainly due to aptitude. अब aptitude होता क्या है? यहाँ पर एक बात समझने वाली है आपको। किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने की क्षमता या योग्यता अभिरुचि कहलाती है। जैसे कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है लेकिन वो मैथ्स में अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये उसके एप्टीट्यूड का हिस्सा है। जहाँ पर बात आती है बाई चॉइस की, उसकी चॉइस है, उसको अच्छा लगता है या उसमें जन्मजात गुण हैं, तो वह एप्टीट्यूड कहलाता है। जैसे कि दो क्रिकेट प्लेयर हैं, दोनों बराबर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन दोनों को बराबर सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि दोनों के एप्टीट्यूड अलग हो सकते हैं। किसी बच्चे को डांस करना पसंद है, किसी बच्चे को गाना गाना पसंद है, किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है और किसी बच्चे को पढ़ाई करना पसंद है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? उसकी अभिरुचि की वजह से, उसकी योग्यता की वजह से। किसी बच्चे को मैकेनिकल काम में बड़ा मज़ा आता है, वो कोई सब स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल देता है, घर की लाइट सही कर देता है, पंखे सही कर देता है। तो वो उसका एप्टीट्यूड है, वो अभिरुचि है उसकी। एक व्यक्ति किसी भी टास्क को कितने बेहतर तरीके से और अच्छे से सीखता है, यही सब क्वालिटीज़ एप्टीट्यूड कहलाती हैं, अभिरुचि कहलाती है। एप्टीट्यूड की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले एप्टीट्यूड को, अभिरुचि को जन्मजात गुण माना जाता था, लेकिन अभी यह जन्मजात भी हो सकता है और सीखा भी जा सकता है। यह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। जैसे जीन्स होंगे, जैसे मदर फादर होंगे, वैसे ही उनका बच्चा भी होगा, और जैसे उसको परिवेश मिलेगा, जिस इन्वायरमेंट में वो पलता है, बढ़ता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका एप्टीट्यूड क्या होगा। यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कितना जल्दी और अच्छा सीख पाता है। तो ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जानते हैं कि एप्टीट्यूड कितने प्रकार का होता है। पहला है सेंसरी एप्टीट्यूड। सेंसरी एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी टू सेंस एक्यूरेटली यूजिंग आइज, ईयर्स एटसेट्रा। अ क्रिकेटर जजिंग द स्पीड एंड स्विंग ऑफ द बॉल। एक बैट्समैन है, एक बैटर है, वो कितने जल्दी बॉल की स्विंग को पहचानता है, उसकी लाइन लेंथ को पहचानता है अपने आँखों से देखकर, और उसके बाद उस पर क्या रिएक्शन देता है। तो ये कहलाता है सेंसरी एप्टीट्यूड। दूसरा है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद मशीन्स और टूल्स। कितने बेहतर तरीके से वो मशीन और टूल्स के इस्तेमाल को जानता है। जैसे कई बच्चे होते हैं वो अपनी साइकिल को खुद ही ठीक कर लेते हैं,
उसके ब्रेक को ठीक कर लेते हैं, जब उसमें कुछ गड़बड़ी आती है, गियर बॉक्स है उसको सही कर लेते हैं, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उनमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, वो अभिरुचि है उनमें। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी बच्चे को ड्राइंग में बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, डांस करना बहुत अच्छा लगता है और डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है। अ जिमनास्ट परफॉर्मिंग विद रिदम एंड स्टाइल इन फ्लोर एक्सरसाइजेस, आपने जिम्नास्टिक के प्लेयर्स को देखा होगा कितने बेहतर रिदम में वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्या है? आर्टिस्टिक एटीट्यूड है। कोई बच्चे आपने देखे होंगे क्लासरूम में भी आपके साथ कई बहुत अच्छे से फाइल को सजाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें डायग्राम बनाते हैं, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उनमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, स्किल एंड इंटरेस्ट सुटेड फॉर अ स्पेसिफिक करियर, किसी करियर से जुड़ी विशेष रुचि और स्किल कौशल, वो कहलाता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। जैसे कोई व्यक्ति संप्रेषण या कम्युनिकेशन और लीडरशिप में बहुत अच्छा है, तो वह व्यक्ति टीचर बनने के लिए उपयुक्त है या सही है। लास्ट हम देखते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड। इसका मतलब है कि अकादमिक विषयों में सीखने की क्षमता, एकेडमिक्स में वो कैसा है, भाषा या मैथ्स में उसकी पकड़ कैसी है, उसको बहुत जल्दी जो एकेडमिक वर्क्स हैं वो बहुत जल्दी वो सीख पाता है, तो ये कहलाता है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये होता है बाय चॉइस। कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है, यदि वो बाय चांस बन गया है तो वो उतना बेहतर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो बाय चॉइस क्रिकेटर बन रहा है तो वो बेहतर कर पाएगा। कोई टीचर बनना चाहता है, यदि उसमें चाह है, उसकी अभिरुचि है, उसमें एप्टीट्यूड है, वह करने का योग्यता है उसमें, तो वो बेहतर टीचर बन पाएगा। अन्यथा यदि वह बाई चांस बनता है कि भाई ऐसे ही बीएड कर ली थी और उसके बाद में नौकरी के फॉर्म आए और वो कहीं टीचर बन गया, तो वो बेहतर टीचर नहीं बन सकता यदि वह मेहनत नहीं करेगा या उसके बाद वो अपने को इम्प्रूव नहीं करता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम भी आपने सुने होंगे कि भाई आपके कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि बच्चे में या किसी भी कैंडिडेट में उसकी अभिरुचि को देखना कि वो इस काम के लिए बाई चॉइस एग्री है या बाई चांस एग्री है। कि इंटरव्यू हो रहा था, वो भी लाइन में खड़ा हो गया, तो ये है बाई चांस। और बाई चॉइस है कि उसमें उस कार्य को करने की योग्यताएं हैं, अभिरुचि है, क्षमताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर, जिसका मतलब होता है टू मूव, गति करना। मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैन इज इंस्पायर्ड टू सीक द गोल। मोटिवेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति इंस्पायर होता है, किसके लिए? गोल को प्राप्त करने के लिए, कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अभिप्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को कोई कार्य आरंभ करने, उसे चलाए रखने तथा उसमें सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यही अभिप्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है। ये एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स होता है जो हमें लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। जैसे कि अभी आपको CUET एग्ज़ाम पास करना है, उसमें अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स उसकी तरफ खींच के लेके जा रहा है, तो वही ड्राइविंग फोर्स क्या है? मोटिवेशन है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। पहला है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये सेम इंटरेस्ट की तरह है। इंटरनल मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन को ऐसे समझ लेते हैं कि एक बच्चा है, वो गली में फुटबॉल खेलने जाता है क्योंकि उसको मज़ा आता है, उसमें उसकी चॉइस है, ये उसको चाह है, उसको मज़ा आता है, प्लेजर फील होता है उसको, तो वो कहलाता है इंटरनल मोटिवेशन। वही बच्चा यदि किसी टूर्नामेंट में फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ प्राइज, फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, इसके लिए खेलने जाता है, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि किसी बच्चे को साइंस के सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो वह साइंस पढ़ना चाहता है खुद से, उसकी चॉइस है, ये उसका इंटरेस्ट है साइंस में। और एक बच्चा ऐसा है जिसको साइंस तो पसंद नहीं है, लेकिन उसके माता पिता ने यह कह दिया कि यदि तुम साइंस पढ़ोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, कंप्यूटर देंगे। इस तरीके की यदि कोई बात होती है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन।
क्या क्या तकनीकें हैं मोटिवेशन की? गोल सेटिंग, लक्ष्य का निर्धारण। आप लक्ष्य निर्धारित कर कर खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस विद प्रेज, अवार्ड और रिकग्निशन। जनरली जैसे किसी डिपार्टमेंट में होता है कि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रशंसा मिलती है, आपको अवार्ड मिलता है और आपको मान्यता मिलती है या पहचान मिलती है, वो कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे स्पोर्ट्स में प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच जिसको कहते हैं। यूजेस ऑफ रोल मॉडल, इंस्पायर एथलीट्स बाय शोइंग स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल प्लेयर्स। आप कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? आप किसी रोल मॉडल की स्टोरी सुनकर इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा जी की आप जर्नी सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, गिव हेल्पफुल सजेशन इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म। आलोचना की जगह आपको क्या करना है? बेहतर सजेशन देना है जिससे कि कोई खिलाड़ी बेहतर कर पाए। जैसे कि यू आर इम्प्रूविंग, नेक्स्ट टाइम फोकस मोर ऑन योर लैंडिंग, और ये सब। जैसे लैंडिंग की बात करते हैं हम हाई जंप में या लॉन्ग जंप में। टीम स्पिरिट एंड ग्रुप मोटिवेशन, एनकरेज टीम बॉन्डिंग, यूनिटी एंड शेयर्ड गोल्स। एग्जाम्पल टीम हैंडल्स, स्लोगन्स और ग्रुप सेलिब्रेशन। तो इसकी मदद से भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। कंपटीशन एंड चैलेंजेस, यूज हेल्दी कंपटीशन टू पुश एथलीट टू डू बेटर। हमेशा जो कंपटीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। एक दूसरे से जेलस की भावना नहीं होनी चाहिए। मेंटल ट्रेनिंग एंड विजुअलाइजेशन, एथलीट्स इमेजिन सक्सेस और विनिंग बिफोर परफॉर्मेंस, विजुअलाइजिंग स्कोरिंग अ गोल बिफोर अ फुटबॉल मैच। तो ये भी एक टेक्निक है। वैरायटी इन ट्रेनिंग, वैराइटीज क्या होता है? अवॉइड बोर्डम बाय चेंजिंग ट्रेनिंग ड्रिल्स एंड एक्टिविटीज। आप एज अ कोच यदि बार बार ट्रेनिंग शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? बोर्डम नहीं आएगी, या फिर जिसको बोरियत कहते हैं ना, नीरसता नहीं आएगी, और बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये भी एक टेक्निक है मोटिवेशन की। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। बात करते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। टोटल सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पर्सनालिटी। इसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की सभी क्वालिटीज़, सभी कौशल, सभी हुनर, सभी विशेषताएं एक संपूर्ण रूप से व्यक्तित्व कहलाती हैं। अब कैसे व्यक्तित्व का विकास होता है? खेलों के द्वारा। इस पर बात करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, यदि आप खेल खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना शारीरिक विकास करते हैं, फिटनेस को सही करते हैं, पोस्चर को सही करते हैं, बॉडी इमेज सही होती है, कॉन्फिडेंस आता है। मेंटल टफनेस, स्पोर्ट्स डेवलप क्वालिटीज लाइक फोकस, कंसंट्रेशन, पेशेंस एंड डिसीजन मेकिंग। इसकी मदद से आप क्या होंगे? मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे। हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड प्रेशर, स्पेशली ड्यूरिंग कंपटीशन। जब आप कोई मैच खेलते हैं या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें क्या है? स्वाभाविक है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर को फील करना, लेकिन उससे आपको कैसे वहाँ से उबरना है, कैसे वहाँ से आपको बेहतर करना है, यह स्पोर्ट्स सिखाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, एथलीट्स लर्न टू कंट्रोल इमोशंस लाइक एंगर, फियर, एक्साइटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। बिल्ड्स रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। द एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर फेलियर और डिफीट, कैसे आपको बाउंस बैक करना है। भाई बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे आईपीएल में आपने पिछले साल देखा था कि यश दयाल को 5 छक्के पड़े थे लगातार, तो क्या वो कम बैक नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल किया। उसके बाद अभी देखिए उन्होंने कितना बेहतर खेला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी स्पोर्ट्स देता है। सोशल स्किल्स, प्रमोट्स टीम वर्क, कोऑपरेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। टीचेस रिस्पेक्ट फॉर टीममेट्स, अपोनेंट्स, कोचेज एंड रूल्स। डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आपको प्रैक्टिस सेशन पे टाइम से आना है, आपको गेम टाइम से खेलना है। एथलीट्स लर्न द वैल्यू ऑफ रूल्स, रूटीन एंड पंक्चुअलिटी। बैलेंसिंग एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स टीचेस सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग। लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप होती है? टीम कैप्टन्स एंड प्लेयर्स ऑफन टेक डिसीजंस, मोटिवेट अदर्स एंड हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या करते हैं भाई? जो टीम का कैप्टन होता है वो क्या करता है, या जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरों को, और जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो उसको बेहतर तरीके से निभाते हैं।
builds confidence to take initiative and guide others. Moral values encourages fair play, honesty, respect, and humility. Learns to accept victory with grace and defeat with dignity. खेलों के माध्यम से हम नैतिक मूल्य सीखते हैं, जैसे कि न्यायपूर्ण खेल भावना, ईमानदारी, सम्मान और विनम्रता। खेल हमें यह भी सिखाते हैं कि जीत को गरिमा के साथ कैसे स्वीकार करना है और हार की स्थिति में संयम और सम्मान के साथ कैसे प्रतिक्रिया देनी है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का थ्रू स्पोर्ट्स। अ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट में डेवलप टीम वर्क एंड पेशेंस। अ स्प्रिंटर लर्न्स हाउ टू हैंडल प्रेशर, सेट पर्सनल गोल्स एंड स्टे फोकस्ड। अ कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम गेन्स लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो ये सभी क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है इनमें, और वो किसकी वजह से हो रही है, स्पोर्ट्स की वजह से हो रही है। कंक्लूजन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट अबाउट विनिंग मेडल्स, दे आर अ लाइफ स्कूल। थ्रू स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, मोर डिसिप्लिन्ड एंड इमोशनली बैलेंस्ड। हैंस स्पोर्ट्स आर अ पावरफुल टूल फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेकिंग अ पर्सन कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड सोशली एक्टिव। हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन मैनेजिंग इमोशन, स्ट्रेस एंड अग्रेशन। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इमोशन होते क्या हैं। इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए मूवर विच मीन्स स्टिर्ड अप और टू एक्साइट। इमूवर का मतलब क्या था, उत्तेजित होना या अंदर तक हिल जाना। सो इमोशन इज द एक्साइटेड स्टेट और स्टिर्ड अप स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट इज प्योरली अ प्राइवेट एक्सपीरियंस। ये कैसा एक्सपीरियंस है, प्राइवेट एक्सपीरियंस है। हो सकता है कोई एक बात एक व्यक्ति को उत्तेजित कर सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वह बात उत्तेजित करे। यही प्राइवेट एक्सपीरियंस कहलाता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एन इमोशन इज फुल बॉडी माइंड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। इमोशन क्या है, किसी भी एक पार्टिकुलर सिचुएशन पर हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा बिहेवियर कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है, वह इमोशन कहलाता है, भावना कहलाती है। मनोवैज्ञानिक डेविड जी मायर्स के अनुसार भावना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शरीर की उत्तेजना, व्यवहार और अनुभव तीनों शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इमोशन। दो तरीके के इमोशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इमोशन और दूसरा होता है नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन क्या होता है, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, क्यूरियोसिटी, जो कि हमारी बॉडी के लिए प्लीजेंट मोमेंट देते हैं। और नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, जो अनप्लीजेंट इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि फियर, एंग्री, जेलसी। स्ट्रेस को देखते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द बॉडीज एंड माइंड्स रिएक्शन टू एनी डिमांड, चैलेंज और प्रेशर। इट कैन बी अफेक्ट अ पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। तनाव क्या है, जब हमारे शरीर और दिमाग पर कोई दबाव या चुनौती होती है और हम उसे संभाल नहीं पाते, तो वह स्ट्रेस कहलाता है। द टर्म स्ट्रेस एज इट इज currently used was coined by Hans Selye in 1936, who defined it as the non-specific response of the body to any demand for change. तनाव शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है जो किसी भी बदलाव की ज़रूरत पर होती है। कहने का अर्थ है, जो स्ट्रेस वर्ड है ये पहली बार हैंस सेली ने इस्तेमाल किया था। कब किया था? 1936 में। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की बात करते हैं, मतलब सामान्य, जो स्पेसिफिक नहीं है। अब यदि हम साधारण शब्दों में समझें कि स्ट्रेस है क्या, जब हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम स्ट्रेस की कंडीशन में प्रवेश कर जाते हैं। लेजारस एंड फॉकमैन के अनुसार, जब हमें लगता है कि परिस्थिति हमारी क्षमता से ज़्यादा है तो हमें तनाव महसूस होता है। परिस्थिति हमारी क्षमता से ज़्यादा है मतलब एडवर्स सिचुएशन ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस कहलाता है या वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू सेले बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इनके अनुसार स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिस्ट्रेस और डैमेजिंग स्ट्रेस और दूसरा है यू स्ट्रेस और स्ट्रेस दैट प्रोटेक्ट्स हेल्थ। तो डिस स्ट्रेस क्या है? जैसे कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन,
किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, ये डिस्ट्रेस कहलाता है, हानिकारक तनाव है ये। और दूसरा है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इज मोटिवेटिंग एनर्जी सच एज हैप्पीनेस, होपफुलनेस एंड पर्पसफुल मूवमेंट। इसको सकारात्मक तनाव कहते हैं। ये कब होता है? जैसे हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो उस समय हमको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है या हम थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं। हमें कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, हमें पता है कि अब हमको अवार्ड मिलने वाला है, स्टेज पे हमको 2 शब्द कहने पड़ेंगे, तो वो क्या है? यू स्ट्रेस है, सकारात्मक तनाव है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं व्हाट इज एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में आक्रामकता, और ये एग्रेसिव वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना। अग्रेशन क्या है? अग्रेशन रिफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स that can result in both physical and psychological harm to yourself, others or object in the environment. This type of behavior centers on harming another person either physically or mentally. It can be a sign of an underlying mental health disorder, a substance use disorder or a medical disorder. यह ऐसा व्यवहार होता है जिसका मकसद किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना होता है। वह अपने आप को हो सकता है, किसी दूसरे को हो सकता है और किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है जो कि इन्वायरमेंट में उपस्थित है। आक्रामकता को सरल शब्दों में समझें तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी व्यवहार जो स्वयं को, दूसरे को और किसी ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया जाता है, वो आक्रामकता कहलाती है, अग्रेशन कहलाता है। अग्रेशन के हम मेन टाइप्स देख लेते हैं। पहला है हॉस्टाइल अग्रेशन। हॉस्टाइल अग्रेशन वह अग्रेशन होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। यदि हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें गोल होता है दूसरे व्यक्ति को हर्ट करना, ना कि जीतना। ऑफन अनकंट्रोल्ड एंड आउटसाइड ऑफ द रूल्स। ये जनरली अनियंत्रित होता है और रूल्स के खिलाफ होता है, विरुद्ध होता है। किससे ड्राइवन होता है? ये इमोशनली ड्राइवन होता है। जैसे किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, तुरंत इमोशनल हो गए, गुस्सा आ गया और दूसरे को घूसा मार दिया, पंच मार दिया, तो वो कहलाता है हॉस्टाइल अग्रेशन। इसको रिएक्टिव अग्रेशन भी कहते हैं, इम्पल्सिव और अफेक्टिव अग्रेशन भी कहा जाता है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक आक्रामकता। इसको कॉग्निटिव अग्रेशन भी कहा जाता है, प्रोएक्टिव अग्रेशन भी कहा जाता है और प्रेडेटरी अग्रेशन भी कहा जाता है। दिस एग्रेशन इज प्लान्ड एंड गोल ओरिएंटेड। ये एग्रेशन कैसा होता है? प्लान्ड होता है, योजनाबद्ध होता है और इसमें खिलाड़ी जीत को अपने ध्यान में रखता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉट इमोशनल, इमोशनल नहीं होता यहाँ पे। कंट्रोल्ड होता है और स्ट्रैटेजिक होता है, रणनीति द्वारा जब प्लान्ड किया हुआ अग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन कहलाता है। विद इन द रूल्स और स्लाइटली आउटसाइड देम। विद इन द रूल्स का मतलब है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी, जो भी प्लान्ड अग्रेशन रहेगा, वो किस में होगा? रूल्स के अंदर होगा, रूल से बाहर जाकर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो एम है वो क्या है? अचीव अ स्पेसिफिक गोल लाइक विनिंग अ पॉइंट और स्टॉपिंग द अपोनेंट। अ स्ट्रॉन्ग टैकल इन फुटबॉल टू स्टॉप अ स्ट्राइकर फ्रॉम स्कोरिंग इवन इफ इट स्लाइटली इंजर्ड द अपोनेंट। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में है क्या कि लक्ष्य जो है वो जीतना है। लक्ष्य ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, लेकिन थोड़ा चोट लग जाती है क्योंकि टैकल करने में ऐसा हो सकता है कि अपोनेंट गिर जाए, उसको चोट लग जाए। चोट यहाँ पर भी लगेगी, हार्म यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन और हॉस्टाइल अग्रेशन का वो यही है कि हॉस्टाइल अग्रेशन में जानबूझकर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जाता है अपोनेंट को, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। असर्टिव बिहेवियर, ये जनरली अग्रेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंसीडर किया जाता है। दिस इज नॉन एग्रेसिव बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इंटेंस एफर्ट एंड एनर्जी बट विद इन द रूल्स एंड स्पिरिट ऑफ द गेम। इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद अग्रेशन। इसको अग्रेशन के साथ में जोड़ा जाता है या इसमें संदेह रहता है कि अग्रेशन है कि नहीं, लेकिन जनरली ये ट्रू अग्रेशन नहीं है। नो इंटेंट टू हार्म, इसमें कोई भी ऐसी मानसिकता नहीं होती खिलाड़ी की कि वो दूसरे को हार्म करे। लेजिटिमेट एंड रूल बेस्ड, सारे काम जो होंगे वो रूल बेस्ड होंगे। फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना इसमें फोकस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं असर्टिव बिहेवियर का।
A wrestler using full force to pin the opponent but without hurting them illegally. एक रेसलर है, वो दूसरे को चित करना चाहता है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो उसको नुकसान पहुँचाए या हानि पहुँचाए. रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन मैनेजिंग इमोशन, स्ट्रेस एंड अग्रेशन. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली अबाउट फिजिकल फिटनेस, दे ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. रेगुलर पार्टिसिपेशन इन गेम्स and physical activities plays a significant role in controlling emotion, reducing stress and handling aggression in a positive way. Managing emotions through sports. How sports help? खेल कैसे मदद करते हैं, सहायता करते हैं भावनाओं के नियंत्रण पर. खेल हमें सिखाते हैं हार में शांति रखना, जीत में विनम्रता रखना. इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना. उदाहरण, हारने के बाद भी खिलाड़ी मुस्कुराकर मैदान छोड़ता है, यह उसके भावनात्मक मजबूती को दर्शाता है. दूसरा है मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू स्पोर्ट्स. कैसे मैनेज करते हैं स्ट्रेस को. वो स्ट्रेस कैसा हो सकता है. एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, कंपटीशन फियर हो सकता है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं और कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं. हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस. तनाव से कैसे राहत देता है खेल. खेलों में एंडोर्फिन निकलते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं. टीम स्पोर्ट्स से सामाजिक सहयोग मिलता है. उदाहरण, एग्जाम के तनाव में बास्केटबॉल खेलकर मूड फ्रेश हो जाता है. तो कहीं ना कहीं खेलों से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. मैनेजिंग एग्रेशन थ्रू स्पोर्ट्स. आक्रामकता पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं. खेल हमें सिखाते हैं गुस्से को ऊर्जा में बदलना, अपनी जो एनर्जी है उसको सही तरीके से चैनलाइज करना, डायरेक्शन देना. डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की भावना आती है. उदाहरण, गुस्से में बॉक्सिंग बैग पर पंच मारना बजाय किसी इंसान पर. साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज इन स्पोर्ट्स. डीप ब्रीदिंग क्या करती है, काम्स द माइंड एंड रिड्यूसेस टेंशन. विजुअलाइजेशन मतलब जो हम इमेजिन करते हैं. मेंटली प्रिपेयर्स एथलीट टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस. पॉजिटिव सेल्फ टॉक builds confidence and emotional control. लास्ट हम कंक्लूजन देख लेते हैं. Sports are a natural therapy for the mind and emotions. They help individuals handle pressure, release negative energy and become emotionally strong. Thus, regular participation in sports is essential for managing emotions, stress and aggression, leading to a healthier and more balanced personality. खेलों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, इसीलिए हमें खेल खेलते रहने चाहिए, शारीरिक गतिविधियां करते रहने चाहिए. आज की वीडियो में बस इतना ही. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें. CUET 2025 की पूरी तैयारी के लिए PSD गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. CUET फिजिकल एजुकेशन यूनिट 2 के अगले भाग में मिलते हैं. तब तक कीप लर्निंग, कीप प्लेइंग. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.